हाय मॉम, कैसी हो। फोन पर निधि का बूझा बूझा स्वर ही संगीता को आभास दे गया था कि बेटी का मूड आज ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है। और नन्हे प्रिंस का क्या हाल है। अब तो खूब शैतानियां करने लग गया होगा। संगीता ने यह सोचकर वार्तालाप सामान्य बनाए रखा ताकि निधि खुद ही सब कुछ उगल दे। वैसे भी संगीता बेटी के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। कोई भी बात ज़्यादा देर पेट में दबाकर रखने से उसे अपच हो जाती थी। उसने कहा, मम्मी जी आ रही हैं हमारे संग रहने। हमारे क्या विशेषता, अपने पोते प्रिंस के साथ रहने आ रही है। निधि की आवाज़ से लग रहा था उसका मुंह शायद अब भी फूला हुआ था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मॉम की उत्साहित प्रतिक्रिया निधि को दिल की बात कहने से रोक रही थी, लेकिन अब ज़्यादा देर खुद को रोके रखना उसके लिए संभव नहीं था। वो बोल पड़ी, चूँकि वे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रिंस के साथ बिताना चाहती है, इसलिए उनका और अनीस का विशेष आग्रह है कि इस दौरान प्रिंस को क्रेच में ना छोड़ा जाए। मैं और अनीस तो सवेरे ही अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और देर शाम लौटते हैं। पीछे इतना वक्त प्रिंस मम्मी जी के साथ बिताएगा तो क्या अच्छा ही तो है। दादी पोता एंजॉय करेंगे। निधि अब झुंझला उठी थी। आप समझ कर भी ना समझ बन रही हो मॉम। आपको पता है मैं प्रिंस को लेकर हर दर्जे तक फिक्रमंद रहती हूँ। लगभग 10 क्रेच छान लेने के बाद मैंने यह क्रेच फाइनल किया था। भले ही घर से दूर है और आपको यह भी पता है कि हाइजीन को लेकर मैं कितनी कॉन्शियस हूँ। मम्मी जी आएंगी तो यह सब कहाँ कर पाएंगी। वे तो खुद अस्थमा की मरीज है। कहीं खास कर प्रिंस को बीमार ही ना कर दे। मानता हूँ खाना वगैरह सब कुछ बाई देगी, लेकिन एंटीसेप्टिक से हाथ धोकर उसे खिलाना पिलाना नहलाना। नहीं नहीं मॉम, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। प्रिंस ने अभी अभी बोलना सीखा है और मैं नहीं चाहती कि वह कोई देहाती शब्द या एक्सेंट पकड़े। मम्मी जी तो महीना भर रहकर चली जाएंगी, पर मेरे लिए प्रिंस को वापस ट्रैक पर लाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर तू क्या चाहती है। मेरे चाहने से कुछ होता है क्या। मैं तो प्रिंस का भला चाहती हूँ और उसका भला इसी में है कि उसे मम्मी जी से ज़्यादा दूर रखा जाए। वे प्रिंस की ग्रैंड मदर है। निधि ने कहा तो संगीता ने तुरंत जवाब दे दिया, जैसे मैं हूँ। प्लीज़ मॉम, खुद को उनसे कंपेयर मत कीजिए। कैसे ना करूँ निधि, जब रिश्ता वही है, भावनाएं वही हैं, तो तुलना तो होगी ही ना। तेरी बातों ने मुझे तेरी दादी की याद दिला दी है। शायद तुझे भी कुछ याद आ जाए। दादी की याद से या फिर मॉम की बातों से निधि का अब और बात करने का मूड ना रहा। ठीक है मॉम, फिर बात करेंगे। फ़ोन रखती हूँ। निधि से संपर्क कटा तो माँ बेटी दोनों का संपर्क बीते दिनों से जुड़ गया। जब निधि पैदा हुई थी तो उसके दादा दादी ने नाते रिश्तेदारों सहित पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाई थी, जिसे जानकर संगीता फूली नहीं समाई थी। उस वक्त वह मायके में थी और निधि के पापा भास्कर अपने घर में। जब तक भास्कर संगीता के पास पहुंचा, उससे थोड़ी देर बाद संगीता के सास ससुर देवर आदि सभी पहुंच गए थे। सभी ने संगीता और बच्ची को हाथों हाथ लिया था। संगीता के ससुराल में वैसे भी लड़कियों का अभाव था। ना भास्कर की और ना ही उसके पापा मम्मी की कोई बहन थी। खूब जश्न मना था। ये सब देखकर संगीता को मानना पड़ा था कि कन्या जन्म को लेकर लोगों की सोच एक समान नहीं है। लड़की को जन्म लेते ही मार देना या तो बहुत ही पिछड़ी और छोटी जाति की सोच है, या फिर बहुत उच्च तबके के लोग भ्रूण परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण को गर्भ में ही खत्म करवा देते हैं। पर आम इंसान तो उसे दैवीय प्रसाद समझकर सहर्ष ग्रहण कर लेते हैं। संगीता कामकाजी नहीं थी, पर न्यूक्लियर फैमिली में गृहिणी की सारी जिम्मेदारियां निर्वाह करते उससे कभी कभी निधि की अवहेलना ही हो जाती थी।
कभी वह नहा रही होती तो अकेली खेलती निधि गिर जाती और चोट लगा लेती। दादा दादी जब आते और उन्हें यह सब पता लगता तो संगीता और भास्कर पर नाराज होते। उनके रहते संगीता का कार्यभार तो बढ़ जाता, पर निधि को लेकर वह एकदम निश्चिंत हो जाती थी। उसे नहलाने, खिलाने, पिलाने, सुलाने, साथ खेलने जैसी समस्त जिम्मेदारियां दादा दादी खुशी खुशी ओढ़ लेते। यहाँ तक कि भास्कर भी उनसे नाराजगी जताने लगता कि लगता ही नहीं वे अपने बेटे से मिलने आए हैं, ऐसा लगता है सिर्फ अपनी पोती से मिलने आए हैं। तब संगीता की सास हंसते हुए बेटे को बताती कि बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं कह गए हैं कि मूल से शुद्ध हमेशा प्यारा होता है। ससुर जी गुजर गए तो गांव की पुश्तैनी दुकान समेटकर भास्कर माँ जी को हमेशा के लिए साथ ले आए थे। दादी हमेशा के लिए साथ क्या रहने आ गई। निधि को तो मानो खजाना हाथ लग गया था। 24 घंटे वह उनके साथ लगी रहती। खाना, नहाना, घूमना, कोई काम उसका दादी के बिना पूरा नहीं हो पाता था। कितनी ही बार वह सोते में उनका बिस्तर गीला कर देती, पर वे उसे कुछ कहना तो दूर संगीता को भी नहीं बताती थी। चुपचाप चादर धोकर गद्दा धूप में डाल लाती। ये सब संगीता देखती तो नाराज होती, पर वे उसे मना लेती। तुझे और भी ढेरों काम है, क्या हुआ जो मैंने धो डाली। और निधि पर भी नाराज मत हुआ करो, थोड़ी और बड़ी होगी तो अपने आप आदत छूट जाएंगी। निधि की फरमाइशें पूरी करते करते माँ जी की अपनी पूजा पाठ तो धरी ही रह जाती। दोपहर में थोड़ा सुस्ताने लगती तो निधि अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से दादी की आंखें चौड़ी करके पूछती, दादी आप सो गई क्या, गेम नहीं खेलेंगी। माँ जी बेचारी आंखें मलती और जमाहियाँ लेती उठ बैठती। अपने लोहे के बक्से से चौपड़ निकालकर बिछाती और निधि खुशी खुशी उनकी नकल करते हुए कौड़ियाँ चनाने लगती। अध कच्ची नींद से उठाए जाने पर उन्हें ऊँघते देख संगीता को उन पर दया आती। वह निधि को जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाने लगती तो निधि दहाड़े मार मार कर वहीं पसर जाती। रहने दे इसे यहीं, नींद तो अब ऐसे भी नहीं आएंगी। चाय बना दे। माँ जी चाय स्टील के गिलास में पीती थी। निधि के लिए अंदर के पेय पदार्थ से ज़्यादा आकर्षण का केंद्र वह गिलास होता था। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर संगीता वैसे ही स्टील के गिलास में दूध भरकर माँ जी के साथ साथ उसे भी पकड़ा देती थी। ज़्यादा गर्म ना होने के बावजूद निधि भी दादी की नकल करते हुए फूंक मार मार कर सुड़क सुड़क कर सारा दूध खत्म कर देती थी। एक दिन भास्कर ने उसे ऐसे दूध पीते देख लिया तो डांट लगा दी थी। यह क्या सुड़-सुड़ करके दूध पी रही हो निधि, तमीज से पियो। अगले ही दिन संगीता ने नोटिस किया था माँ जी न केवल खुद बिना आवाज़ किए चाय पी रही थी, बल्कि निधि को भी ऐसा ही करने के लिए समझा रही थी। संगीता की आंखें छलक उठी थी। जब निधि का रिश्ता तय हुआ तब उसकी सास को देखकर संगीता को अनायास ही अपनी सास याद आ गई थी। वैसे ही सीधे पल्ले की साड़ी, तेल डालकर कसी हुई चोटी, मांग में ढेर सारा सिंदूर। बहुत आधुनिक तो संगीता भी नहीं थी, पर सलवार कमीज या फिर उल्टे पल्ले की साड़ी, हील वाली सैंडल, खूबसूरत से हेयर कट और संतुलित देह यष्टि में अपनी उम्र से काफ़ी कम नजर आती थी। फिर बड़े शहर की संभ्रांत कॉलोनी में बरसों से रहते उनकी चाल ढाल, बातचीत में भी एक नफासत सी आ गई थी। जैसे जैसे संगीता निधि की सास के और ज़्यादा संपर्क में आती गई, वैसे वैसे वे न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक व्यक्तित्व से भी अपनी सास के समक्ष नजर आने लगी। वैसा ही सरल और सहज व्यवहार जो कुछ उनके मुंह पर होता, वही आदर मन में भी। हर किसी के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेना, आत्मीय संबंध बना लेना, कहीं कोई बनावट और दोगलापन नहीं। संगीता जितना उन्हें जानती गई उतना ही उनसे आत्मीय होती चली गई थी। संगीता अक्सर उन्हें देखने और मिलने के बाद निधि को उसकी दादी की बातें याद दिलाया करती थी।
छूटेपन की बातें जब वह दादी के साथ पास वाले मंदिर जाया करती थी। बेहद धार्मिक और नियम आचरण का पालन करने वाली माँ जी को संगीता ने अक्सर नन्ही निधि के सामने आत्मसमर्पण करते देखा था। अपने घुटने टेकने की गाथा वे खुद मंदिर से लौटकर मजे ले लेकर सुनाती थी। तेरी यह बेटी तो मेरा धर्म भ्रष्ट करके रहेगी। नहला धुलाकर इसे घर से ले जाती हूँ और यह वहाँ मंदिरों के बाहर पड़े चप्पलों से खेलती रहती है। सारी चप्पलें इकट्ठी करके जोड़े बनाकर उन्हें छोटे से बड़े के क्रम में लाइन से सजाती रहती है। जब भूख प्यास लगती है तो जाने कब अंदर आकर उन्हीं गंदे हाथों से भगवान के सामने चढ़ा हुआ प्रसाद उठाकर खा जाती है। पंचामृत के लोटे से मुंह लगाकर सारा पानी पी जाती है। आज तो इसने हद ही कर दी। बाहर एक गुब्बारे वाला आया तो उससे गुब्बारा ले लिया। उसने पैसे मांगे तो अंदर जाकर भगवान के सामने चढ़े पैसे उठाकर ले जाने लगी। पंडित जी ने रोकना चाहा तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। आखिर पंडित जी ने ही गुब्बारे के पैसे चुकाए और इसे चुप कराया। कीर्तन करने आई सारी औरतें हंस रही थी। कल से आप इसे मत ले जाइएगा माँ जी। संगीता इससे ज़्यादा क्या कहती। वाह, क्यों ना ले जाऊं। मैंने पंडित जी को समझा दिया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। समझ लो किशन कन्हैया खुद रूप धरकर आए हैं। और तुझे क्या लगता है यह मुझे अकेले मंदिर जाने देगी। अब इस उम्र में इसके बहाने मंदिर भी ना जाऊं। सास की बात सुनकर संगीता बेचारी मुंह ताकती रह जाती। माँ जी की चित भी मेरी पट भी मेरी के सामने वह हमेशा ऐसे ही निरुत्तर हो जाती थी। माँ जी को याद करती संगीता को अचानक निधि की भाषा और एक्सेंट वाली बात याद आ गई थी। निधि शायद भूल गई है कि उसके साथ रहते रहते माँ जी भी बलून, शूज, बैग, बॉटल, प्लीज जैसे शब्द बोलने लग गई थी। तब मंदिर की औरतें उन्हें यह कहकर छेड़ती थी कि पोती के साथ साथ दादी भी अंग्रेज हो गई है। संगीता को अफसोस था कि दादी पोती का यह सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया था। निधि जब 7-8 बरस की थी तभी मांझी चल बसी थी, पर निधि के साथ अपने अल्प प्रवास में ही वे उसके कोमल मन मस्तिष्क पर ढेरों मीठी यादें हमेशा हमेशा के लिए अंकित कर गई थी। उनके इस सुमधुर रिश्ते के बीच संगीता केवल एक बार ही आने को साहस कर पाई थी। आज भी उस दिन को याद कर संगीता की आंखें भर आती है। कैसे वह खुद को इतना मजबूत बना गई थी। माँ जी हमेशा अपना खाना थाली में खुद लगाकर अपने कमरे में ले जाकर भगवान को भोग लगाकर खाती थी। निधि उनके साथ उनकी थाली में से ही खाती थी। पहले माँ जी खुद खिलाती थी, बाद में वह अपने आप खाने लगी थी। यदि उसे कभी कुछ अलग भी खाना होता था जैसे मुर्गी, बर्गर आदि तो उसे भी वह माँ जी की थाली में रखकर ही खाना पसंद करती थी। उस दिन संगीता ने चिकन बनाया था। शुद्ध शाकाहारी माँ जी के लिए अलग सब्जी बनी थी। वे अपनी थाली लेकर कमरे में चली गई थी। संगीता और भास्कर निधि को लेकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे थे। निधि को चिकन बेहद पसंद था, पर इससे पहले जब भी बना था या तो माँ जी घर पर नहीं थी या संगीता ने उसे पहले ही खिलाकर सुला दिया था। माँ जी को थाली कमरे में ले जाते देखते ही निधि अपना चिकन के प्लेट उठाकर दादी के पीछे भागी। संगीता और भास्कर कुछ समझ पाते इससे पहले वह माँ जी के पास धम से जमीन पर बैठ गई और अपनी प्लेट उनकी थाली में रखने लगी। माँ जी ना करती पीछे हटी जा रही थी। संगीता ने लपक कर निधि से प्लेट छीन ली और उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। किसी को ज़्यादा सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। माँ जी मानो किसी शौक से उबरने का प्रयास कर रही थी, पर जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाल लिया था। मार मत बहू उसे, वह नासमझ है, खा लेने दे, मैं बाद में दूसरी थाली लगा लूँगी। नहीं माँ जी, अब और नहीं। पहले ही उसकी हर जायज़ नाजायज़ मांग मानकर आपने उसे बहुत जिद्दी और हट्ठी बना दिया है। उसे समझ नहीं है, इसीलिए तो उसे सही और गलत में भेद समझाना हमारा फ़र्ज है।
संगीता मचलती हुई निधि और उसकी प्लेट को जबरदस्ती उठाकर ले गई थी। नादान निधि तो शायद इतना ही समझ पाई थी कि उसे भविष्य में यदि चिकन खाना है तो मम्मी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना होगा। लेकिन माजी समझ गई थी कि बढ़ती हुई निधि के सुखद भविष्य के लिए उन्हें उसकी हर उचित अनुचित जिद को मानना छोड़ना होगा। मन ही मन वे खुद को संगीता का गुनहगार और शुक्रगुजार समझ रही थी। गुनहगार इसलिए कि निधि को इस हद तक जिद्दी बनाने के लिए वे उत्तरदायी थी, और शुक्रगुजार इसलिए कि संगीता ने समय रहते इस तिथि संभाल ली थी। मां जी ने मन ही मन निश्चय किया कि निधि के अच्छे भविष्य के लिए वे भी उसके मम्मी पापा की तरह अपने लाड प्यार पर काबू रखेंगी। उनका यह इरादा शीघ्र ही नज़र भी आने लगा था। निधि ने स्कूल जाना आरंभ किया तो आम बच्चों की तरह ना जाने के लिए खूब रोती मचलती। मां जी उस वक्त जानबूझकर अपने कमरे के किवाड़ बंद कर जोर जोर से माला जपने लग जाती थी। कुछ दिनों तक तो रोती निधि आशा भरी नज़रों से बंद किवाड़ ताकती रही। फिर मम्मी पापा की प्यार भरी समझाइश और दादी के तटस्थ रवैये से खुद ही खुशी खुशी तैयार होने लगी। संगीता समझती थी कि उनकी ही तरह मां जी को भी अपना दिल कितना कड़ा करना पड़ा होगा, शायद उनसे भी ज़्यादा। अभी तक वह उनके निश्चल प्यार से अभिभूत थी, पर अब उनके आत्मसंयम और समर्पण से वह उनके सम्मुख नतमस्त हो गई थी। निधि आज इतनी सफल और सुशिक्षित होने के साथ साथ इतनी संस्कारी भी है, तो यह उसकी दादी का ही पुण्य प्रताप और आशीर्वाद है। निधि की सास और उनके नाती प्रिंस का प्यार भी ऐसा ही कुछ रंग लाएगा, ऐसा संगीता सोचती थी। पर निधि ट्रिन ट्रिन की आवाज़ से संगीता की विचार श्रृंखला भंग हुई। निधि का फ़ोन था। सॉरी मॉम, लगता है मेरी ही सोच गलत थी। कल आपसे बात करने के बाद बहुत अनमनी हो गई थी। बार बार दादी की स्मृतियाँ दिमाग में कौंधती रही। आपने जब दादी के साथ बिताए बचपन को याद करने को कहा तो मैं उन पलों को याद करके एकदम रोने लगी थी। यदि आप भी मेरी तरह पूर्वग्रह से ग्रसित होती तो न केवल मैं दादी के प्यार से वंचित रह जाती, बल्कि सफलता के उस मुकाम तक भी ना पहुंच पाती। निधि की आत्मस्वीकृति से संगीता के चेहरे पर एक नई आभा जगमगा उठी, और निधि के एक ही निर्णय ने कई बिगड़ते रिश्तों को अपना बना लिया था। उसे समझ आ गया था कि बच्चों के लिए दादी या नानी का होना कितना जरूरी है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।